हेलो लर्नर्स, वेलकम्स यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज जो हमने कल सुपर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी उसका पार्ट 3, 4 हम करेंगे। यूनिट वाइज हम उसमें रिवीजन कर रहे थे। आज हम थ्योरी ऑफ डिमांड एंड प्रोडक्शन वाले जो चैप्टर हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स एंड फिलअप, ये सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, यदि x वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण y वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो इन वस्तुओं के बीच किस प्रकार का संबंध होगा। मतलब आप यहाँ पर आप कोई भी गुड ये लगा लीजिए कि x की कीमत में वृद्धि हो गई। मान लीजिए चाय के प्राइस हैं वो बढ़ गए, चाय के प्राइस बढ़ गए तो कीमत जो दूसरी वस्तु थी y मीन्स कॉफ़ी, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई क्योंकि जो बंदे चाय पी रहे थे वो ये सोचेंगे जब चाय इतनी महंगी है तो क्यों ना कॉफ़ी पी ले। ठीक है, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है, एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये कह रहे हैं कि कैसा संबंध होगा, स्थानापन्न वस्तुएं होंगी क्योंकि हमें पता है चाय और कॉफ़ी क्या है, दोनों ही सब्सिट्यूट गुड हैं, तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, मांग वक्र का ढलान कैसा होता है। ऑब्वियसली डिमांड कर्व जो है वो कैसा होता है, हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। उसके बाद है किन वस्तुओं पर मांग का नियम जो है लागू होता है। मांग का नियम क्या होता है कि मांग का नियम हमारा क्या होगा, ये थर्ड क्वेश्चन है। प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा होती है। नेगेटिव रिलेशनशिप है तो कैसा होगा डिमांड कर्व हमारा, ये ऋणात्मक। अब इन्होंने कहा किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, यही वाला जो मांग का नियम है कैसी वस्तुओं पर लागू होता है, ये सामान्य वस्तुओं पर, बी, तीसरे का बी आंसर। नेक्स्ट, घटिया या निम्न कोटि की वे वस्तुएं जिनकी डिमांड आय के बढ़ने से बढ़ती है। दूसरा ऑप्शन है जो उनकी डिमांड आय के कम होने से बढ़ती है, मांग पर आय के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या ऑप्शन दोनों ए या बी। अब घटिया वस्तुएं हैं जो वो हम कब खरीदते हैं, जब हमारी इनकम का लेवल कम होता है, तो इसका मतलब इनकम कम होने पर इनकी डिमांड बढ़ती है, तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, मांग वक्र के खिसकाव का क्या अर्थ है। शिफ्टिंग होना डिमांड कर्व में, मैंने आपको समझा रखा है कि डिमांड कर्व में अगर मूवमेंट हो रही है, डिमांड कर्व में अगर मूवमेंट हो रही है, एक ही डिमांड कर्व पर हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ऐसे डिमांड में हमारा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन हो रहा है, वो सिर्फ प्राइस की वजह से होता है। बट अगर मैं शिफ्टिंग की बात करूं, ये है हमारा प्राइस कांस्टेंट रहता है, और हम मैं शिफ्टिंग की बात करूँ डिमांड बढ़ गई या कम हो गई तो वो अन्य फैक्टर की वजह से, अन्य जो तत्व हैं अदर फैक्टर की वजह से उसमें चेंज आता है। क्योंकि हमें पता है डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, गवर्नमेंट पॉलिसी, वेदर, टेस्ट, देयर आर सो मैनी फैक्टर्स। बट जब हम शिफ्टिंग की बात करते हैं तो प्राइस कांस्टेंट रहता है, इन बाकी फैक्टर में चेंज होने की वजह से शिफ्टिंग होती है। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि मांग वक्र के खिसकाव का, अब कीमत में कमी, कीमत में वृद्धि, ये तो हो नहीं सकता। कीमत में परिवर्तन के बिना मांग में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन के बिना यानी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस तो कांस्टेंट है, वैसे मांग में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। उसके बाद है मांग में कमी का कारण क्या है। वस्तु की कीमत में वृद्धि, वस्तु की कीमत में वृद्धि, ये छठा क्वेश्चन है हमारा, मांग में कमी का कारण। अब ये डिक्रीज और इंक्रीज की बात कर रहा है। डिक्रीज और इंक्रीज, अभी मैंने आपको बताया था कि डिक्रीज और इंक्रीज किसकी वजह से होता है, शिफ्टिंग किसकी वजह से होती है, शिफ्टिंग में ही डिक्रीज और इंक्रीज होता है। तो शिफ्टिंग किसकी वजह से होती है, अदर फैक्टर की वजह से। तो अदर फैक्टर में यहाँ पर क्या आएगा, वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत, ये ए और सी तो ऑप्शन है ही नहीं, ये ए और सी ये तो नहीं है। अब उपभोक्ता की आय में वृद्धि या आय में कमी, अब दोनों ही की वजह से चेंज होगा। बट इन्होंने पूछा है मांग में कमी क्यों होगी, क्योंकि जब उपभोक्ता की आय कम हो जाती है, इनकम कम हो जाती है, तो डिमांड भी कम हो जाती है, तो डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है। सब्सिट्यूट गुड कौन सी है, एक की जगह दूसरी का यूज हो जाना। पेन और स्याही कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पेप्सी कोला और कोका कोला, ये सी विल बी राइट आंसर, क्योंकि दोनों ही कोल्ड ड्रिंक हैं और एक दूसरे का सब्सिट्यूट है। गिफन के विरोधाभास का क्या मतलब है। गिफन का विरोधाभास मतलब जब डिमांड कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, तो डिमांड कर्व हमारा क्या होगा, धनात्मक ढलान वाला होगा, ए विल बी राइट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है, किन वस्तुओं का मांग वक्र बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर की ओर होता है। किन वस्तुओं का मांग वक्र बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर की तरफ, गिफन गुड, अभी तो बताया था ये गिफन गुड का ही होगा, क्योंकि ये
ये बाएं से दाएं, ये हमारा बायां है और ये दायां है, और नीचे से ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, तो ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग है, तो इसका मतलब गिवन गुड है। मांग में वृद्धि का क्या कारण है? अब फिर वही आ गया डिक्रीज इंक्रीज, और ये होता है शिफ्टिंग में। तो मांग में वृद्धि ये कह रहे हैं कब होगी? जब उपभोक्ता की इनकम बढ़ जाएगी। बी विल बी राइट आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? अब ध्यान से पढ़िए कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाए तो कुल उपयोगिता अधिकतम होकर घटनी शुरू हो जाती है। ये ठीक है, क्योंकि अब आप देखिए ये डायग्राम है, मैं इसमें टोटल यूटिलिटी आपको बता रही हूँ। तो जहाँ पर टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम होती है वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी हमारी ज़ीरो होती है। यहाँ पहले पॉजिटिव होगी, यहाँ पर ज़ीरो होगी और फिर बाद में नेगेटिव होती है। अब जहाँ मैक्सिमम है टोटल यूटिलिटी वहाँ पर तो ज़ीरो होगी, बट ये कह रहे हैं कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाए, यानी कि नेगेटिव, वे भी नेगेटिव कब होती है? जब टोटल यूटिलिटी घटनी शुरू हो जाती है। तो पहला ठीक है। अब ये कहने यदि वस्तु की कीमत घटने से डिमांड बढ़ जाती है तो इसे मांग में वृद्धि कहेंगे। अब मांग में वृद्धि और कमी तो मैंने बताया था अदर फैक्टर की वजह से होती है, और ये कह रहे हैं कीमत घटने से डिमांड बढ़ जाए, इसका मतलब यही गलत है। तो बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है, बी विल बी राइट आंसर। अब है कौन सा इसमें से गलत है? 12वां जो क्वेश्चन है हमारा, कौन सा गलत है? ये कह रहे हैं यदि सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। अभी बताया मैंने, ठीक है। ये गिफन वस्तु का जो कीमत प्रभाव है वो कैसा होता है? गिफन वस्तुओं का कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। हाँ, ये भी ठीक है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था अपवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व इसमें गिफन गुड में। तीसरा ऑप्शन है यदि किसी वस्तु के उपभोग पर इनकम का कम प्रतिशत खर्च किया जा रहा है तो उस वस्तु की मांग बेलोचदार होती है, इनइलास्टिक होती है। क्योंकि हमें पता है अगर हमारी इनकम मान लीजिए 50,000 रुपये है और किसी वस्तु पे 10 रुपये 100 रुपये मैक्सिमम हम किसी वस्तु पे खर्चा कर रहे हैं, अगर वो 100 से 110 की हो जाती है तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि नहीं है हम नहीं खरीदते, तो वो बेलोचदार है। यदि वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग घट जाए तो इसे मांग में कमी कहती है। अब वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग घट जाए, अब ठीक है, कीमत बढ़ने से मांग घट गई, बट उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड नहीं कहेंगे। इसका मतलब ये डी ही इसका गलत है, इन्होंने गलत पूछा था। उसके बाद है निम्न में से कौन जो मांग में वृद्धि का कारण नहीं है? मांग में वृद्धि का कारण नहीं है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, ठीक है, डिमांड बढ़ जाती है। पूरक वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। वस्तु की कीमत, अब ठीक है, मांग में वृद्धि और कमी उसके सिर्फ प्राइस की वजह से ही चेंज नहीं होता, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट होता है। तो 13वें का सी आंसर। उसके बाद है 14 क्वेश्चन, किन वस्तुओं का मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है? अब बाएं से दाएं सिंपल जो नॉर्मल गुड है, हमारी नॉर्मल गुड में ही डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। गर्मी के मौसम में आइसक्रीम की डिमांड जो है वो शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, मीन्स वृद्धि हो जाती है। तो शिफ्ट होगी कहाँ? राइट साइड, राइट। अब है जूते व जुराब की जो डिमांड है वो क्या कहलाती है? पूरक वस्तुएं हैं, क्योंकि जूते और जुराब दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड हैं। अब उसके बाद है गिफन गुड कौन सी होती हैं? सामान्य, पूरक, घटिया या स्थानापन्न। गिफन गुड कौन सी होती हैं? घटिया होती हैं, सी इसका ठीक आंसर। कौन सी जोड़ी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है? लिम्का और पेप्सी कोला, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। उसके बाद है कार और पेट्रोल की डिमांड कैसी कहलाती है? पूरक कहलाती है, क्योंकि कार के बिना पेट्रोल का यूज़ नहीं, पेट्रोल के बिना कार का यूज़ नहीं, दोनों ही एक दूसरे की डिमांड को पूरा करती हैं। उसके बाद है गिफन गुड की जो स्थिति है उसमें डिमांड कर्व हमारा कैसा होता है? ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, धनात्मक होता है, ए विल बी राइट आंसर। उसके बाद अब ये देखिए ट्रू फॉल्स, मांग तथा आवश्यकता शब्दों का प्रयोग अर्थशास्त्र में एक दूसरे के लिए किया जाता है। गलत, क्योंकि मांग और आवश्यकता, मैंने आपको जो मीनिंग समझाया था, बताया था कि डिमांड, किसी भी वस्तु की जो डिमांड है वो तब डिमांड बनती है जब हम उसको खरीदने के इच्छुक हैं, योग्य हैं, और उसकी हमें नीड भी है। तो ये आवश्यकता सिर्फ आवश्यकता को ही हम डिमांड नहीं कह सकते, ना इच्छा को हम डिमांड कह सकते हैं। जब आवश्यकता भी हो, इच्छा भी है और हम उसको खरीदने के बिल्कुल योग्य हैं, तैयार हैं, तब वो डिमांड बनती है। तो एक दूसरे के लिए यूज किया जाता है, ये ठीक बात नहीं है, ये फॉल्स है, पहले वाला फॉल्स है। अब दूसरा कह रहे हैं गिफन गुड जो है वो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शनल केस है, ये ठीक है बिल्कुल। वस्तु की अपनी, तीसरा देखिए, वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि न होने से जब उसकी मांगी गई मात्रा कम हो जाती है तो इसे मांग में कमी कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वस्तु की कीमत में कोई चेंज नहीं हुआ। अभी मैंने डायग्राम से आपको समझाया था। सेबों की कीमत कम होने पर उपभोक्ता उनकी अधिक मांग जो मात्रा है वो खरीदेगा। अब सेब की कीमत कम हो गई है तो उपभोक्ता ऑब्वियसली उसको ज़्यादा खरीदेगा, तो ये लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर काम कर रहा है, बिल्कुल सत्य है, ये ट्रू है। मांग वक्र इस धारणा पर आधारित है कि कीमत के अतिरिक्त मांग के अन्य निर्धारक तत्व स्थिर रहते हैं। पांचवा जो हमारा है इसमें कि मांग वक्र हमारा डिमांड कर्व कैसे होगा कि कीमत के अतिरिक्त मांग के अन्य तत्व स्थिर हो गए। अब डिमांड कर्व तो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा ना,
ठीक है। तो ये कह रहे हैं कीमत के अतिरिक्त मांग के अन्य निर्धारक तत्व, ये बिल्कुल ठीक है। अब देखो मैंने आपको समझाया था, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस। जब सिंपल हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं ना, तो प्राइस में चेंज होने की वजह से चेंज आता है, बाकी सारे फैक्टर क्या रहते हैं, कांस्टेंट। तो यही इन्होंने कहा कि बाकी सारे फैक्टर क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। सत्य है ये। अब 6 देखिए, यदि कीमत में गिरावट हो गई तो मांगी गई मात्रा अधिक हो जाती है, तो यह मांग में वृद्धि होगी। अब कीमत में गिरावट और मांगी गई मात्रा बढ़ गई है तो उसको मांग में इंक्रीज बोल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था इंक्रीज और डिक्रीज सिर्फ अन्य फैक्टर जो हमारे अदर फैक्टर उनकी वजह से होगी। 7th है मांग में परिवर्तन को मांग वक्र पर संचलन द्वारा दिखाया जाता है। 7th जो है मांग में परिवर्तन को मांग वक्र पर संचलन द्वारा। अब मांग में परिवर्तन तो डिक्रीज और इंक्रीज होता है, उसको तो शिफ्टिंग द्वारा दिखाया जाता है, और ये करे मूवमेंट के द्वारा, इसका मतलब ये फॉल्स है 7वां। उसके बाद है 8वां जो हमारा है ये पॉइंट, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग में वृद्धि का कारण बनती है। स्थानापन्न वस्तु की कीमत, अब वही बताया था मैंने चाय कॉफ़ी वाला, अगर चाय का प्राइस बढ़ जाता है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है, ये ठीक है। सामान्यतः मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है, ओके ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम डिमांड वक्र की बात करते हैं तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। और ये कह रहे हैं गिफन गुड पे मांग का नियम लागू होता है, ये नहीं होता। हमने कितनी बार ये देखो यहाँ पर डिस्कस किया है, गिफन गुड में मांग का नियम लागू नहीं होता, इसका मतलब इन्होंने कहा लागू होता है, तो ये क्या है, फॉल्स है। ओके, अब उसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है डिमांड वाला, जिसमें न्यूमेरिकल और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हमने बात की है, वो वाला ये चैप्टर, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एक बार आपको डिमांड का जो थ्योरी ऑफ डिमांड की जो बेसिक बातें हैं वो इन छोटे क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैं इसमें आपको डिमांड वाले ही चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आपको मैं ये करवा रही थी और उसका फिलअप और पोर्शन करा देती हूँ, 4th जो चैप्टर था। उसके बाद हम वो मल्टीपल चॉइस और ये जो सीरीज अगला पार्ट जो है हमारा वो नेक्स्ट चैप्टर इलास्टिसिटी से रिलेटेड होगा, क्योंकि उसमें हम बहुत ज़्यादा ध्यान से एक एक बात को समझेंगे। और उससे पहले आपको ये भी जो पार्ट है पार्ट 3 ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, यदि आमों की कीमत बढ़ जाएगी तो मांग में क्या होगा। आमों की कीमत बढ़ गई तो मांग में संकुचन होगा, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर कीमत की बात की है, और कीमत में चेंज होने से तो संकुचन और विस्तार ही होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन ही होता है। यदि पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए तो कार की डिमांड क्या होगी। पेट्रोल महंगा हो गया तो कार को पानी से थोड़ी ना चलाएंगे, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब 3rd है मांग तालिका और मांग वक्र, दोनों ही क्या देते हैं, समान सूचना देते हैं। ऑब्वियसली जब हम टेबल को पढ़ते हैं और उस टेबल के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं तो सेम ही इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण मांग वक्र डाउनवर्ड नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, क्योंकि जब हमने पूछते हैं ना कि डिमांड कर्व जो हमारा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, तो उसमें पहला पॉइंट यही आता है, घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक है, एक परिवार में एक नए बच्चे का जन्म होता है तो परिवार दूध की अधिक मांग करेगा, तो इसे मांग में क्या कहेंगे, इसे मांग में वृद्धि कहेंगे, क्योंकि एक अदर फैक्टर की वजह से बच्चे का जन्म हुआ है, उसकी वजह से डिमांड बढ़ी है, प्राइस में कोई कमी या कोई तेजी नहीं आई थी, अदर फैक्टर की वजह से चेंज आया तो उसको वृद्धि कहा है, विस्तार नहीं कहेंगे। भविष्य में अगर नेक्स्ट देखिए, भविष्य में अगर वस्तु की कीमत में कमी की उम्मीद है तो वर्तमान में हम क्या करते हैं। अब आपको ये पता है कि इन फ्यूचर कोई चीज़ सस्ती होने वाली है तो आज आप उसकी डिमांड कम करोगे, आप फ्यूचर में ले लोगे उसको। यदि समान कीमत, नेक्स्ट देखिए, यदि समान कीमत पर मांग बढ़ जाए तो मांग में इसको क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट होगा और बाकी फैक्टर की वजह से उसमें चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट है बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों का समस्तरीय हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब एक जैसा पैरेलल जोड़ होता है, उसको बोलते हैं बाजार मांग वक्र। नेक्स्ट है पेप्सी और कोक, दोनों ही सब्सिट्यूट हैं, ये हमने पहले भी देख लिया मल्टीपल चॉइस में। और नेक्स्ट है निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में इनकम जो इफेक्ट है वो कैसा होता है। निम्न कोटि की वस्तुओं में इनकम इफेक्ट हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो निम्न कोटि की वस्तुओं की डिमांड हम कम करते हैं, और इनकम कम होती है तो निम्न कोटि की वस्तुओं की डिमांड हम ज़्यादा करते हैं। ये डिमांड यहाँ पर इन्फीरियर गुड की है, इसलिए मैंने यहाँ पर DI लिख दिया। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड से रिलेटेड है, ये पार्ट आप अच्छे से इसको देख लीजिए, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा डिमांड का ही होगा, बट वो इलास्टिसिटी वाला पोर्शन होगा, उस पार्ट 4 होगा वो। आप ये वाला अच्छे से देखोगे तो पार्ट 4 आपको इजीली समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद हम प्रोडक्शन एंड जो प्रोडक्शन के चैप्टर हैं, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन, ये वाला हम अच्छे से डिस्कस करेंगे पार्ट 5 में। ओके, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।